हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका IR स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा ये जो वीडियो है वो अपने केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन 800 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर दूसरा रहेगा। इससे पहले मैंने एक पार्ट बना दिया है, आज ये पार्ट नंबर दूसरा रहेगा। इस पार्ट नंबर दूसरे में हम 101 से लेके 200 कंप्लीट यानी टॉप 100 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो आइए अपनी क्वेश्चनों की और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आज का अपना जो 101 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये विंदमक के रूप में या संदमक के रूप में उपयोग किया जाता है। किस रूप में? विमंदक के रूप में या संदमक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी सही होगा, भारी जल D2। आपने पार्ट नंबर 1 में भी देखा होंगे। एक तो पहला था ग्रेफाइट, इसके बाद भारी जल D2O भी था, इसके बाद द्रवित सोडियम भी था और कैडमियम की रोड भी थी। ये 4-5 ऐसे तत्व हैं जिनको न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, उसमें विमंदक के रूप में या प्रशीतक के रूप में उनको चेन रिएक्शन को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 102 का सही आंसर डी होगा, भारी जल। 103 नंबर का क्वेश्चन है। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आयनिक यौगिक के बारे में कथन दे रखे स्टेटमेंट। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल ही असंगत है, मतलब यह कहने का मतलब गलत है, क्योंकि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में नहीं होते हैं विद्युत के। चलो ये मतलब विलयन की अवस्था में, विलयन अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था के बारे में पूछा गया, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका केवल एक रहेगा, आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। इसके बाद में 104 क्वेश्चन है। NaCl में बंद होता है। देखो Na+ और Cl- होता है, जब आपस में मिलते हैं तो ये NaCl बन जाते हैं और उदासीन होते हैं। इनमें आयनिक बंद होता है। कैसा बंद पाया जाता है? तो NaCl के अंतर्गत कौन सा बंद पाया जाता है? तो NaCl में आपका आयनिक बंद होता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 105 रहेगा। तो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, यानी उनकी विद्युत ऋणता का जो ऋणात्मक अंतर है वो कम हो। तो यानी बंध की प्रकृति कैसी है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। यानी एक टाइप से यहाँ बंध की प्रकृति पूछी गई है, कौन सा बंध है? बंध पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है, कौन सा बंध है? तो वो ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। यानी यहाँ पे पानी में पाया जाने वाला H2O जो यौगिक होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यौगिक बनता है। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? यानी पानी के अंदर। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पानी के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। और इसी तरह यहाँ समझना, दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है जब विद्युत ऋणता का अंतर कम है? तो वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। और यहाँ पे पानी के अंतर्गत कौन सा, यानी H2O में कौन सा बंध पाया जाता है जल में? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। 107 नंबर का क्वेश्चन है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2। M का मतलब होता है यहाँ पे मेटल, M का मतलब होता है मेटल या धातु से है। M का मतलब क्या हो जाएगा? M का मतलब मेटल या धातु से होता है। 108 नंबर का क्वेश्चन है अपने। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन को कम करेगा वो? तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों को कम करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को कम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को ये कम करेगा।
देखो अब इसके लिए हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहली बात तो सबसे पहले बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। और यानी इलेक्ट्रॉन का खोना का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कम करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को कम करेगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होता है, ये फंडा सीधा याद रखना। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। 109 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। 110 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अर्थात अपचयन में क्या होता है, ये पूछा गया है हमें। तो पहला है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, या दूसरा स्टेटमेंट है, किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है व धन विद्युत का तत्व का अनुपात बढ़ता है। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो 10वें का 110 का मतलब सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो केवल ए होगा, अर्थात पहला, यानी ए होगा केवल ए। कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का विस्थापन होना कहलाता है। 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। यानी निम्न में से एक ऐसा कौन सा तत्व है जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा और हमेशा समान होती है। तो देखो, कार्बन की चेंज हो सकती है, हाइड्रोजन की चेंज होता थी, ऑक्सीजन की भी चेंज होती है, लेकिन ये जो फ्लोरीन है हमेशा माइनस के रूप में ही होता है। किस रूप में होता है, फ्लोरीन हमेशा F होता है वो हमेशा -1 के रूप में ही फॉर्म में होता है। तो यहाँ अपना सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरीन। 112 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। निम्न में से किसका ऑक्सीकरण, देखो Cl, देखो यहाँ देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी का ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल सारे नहीं बता सकते। जिस तरह अगर इसका देखें तो अपन FCl2 मतलब, या फिर ICl2 है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं अपन को। Br2, फिर FBr2 भी ले सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें ये कई बार धनात्मक भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शानी पड़ सकती है, लेकिन F माइनस है, F होता है हमेशा -1 के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 113 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें दे रखा है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी गई है, तो ये हो जाएगी +2। कितनी होती है, ये हो जाती है +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ गोला कर दिया। अब मैं बता देता क्या डाउट हो सकता है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अवयव सदैव 0 होता है, तो ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 हो ये कंपलसरी नहीं है, गलत ऑप्शन है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव माइनस होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑक्सीकरण 1 से अधिक हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो बी इसका सही आंसर है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो सदैव 1 ही होता है, लेकिन इस बुक में इसका जो आंसर था वो डी बता रखा था, लेकिन ये डी गलत है। अगर देखा जाए तो बी इसका एकदम सही आंसर रहेगा। इसके बाद में 115 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इसके बाद अलावा इसमें आयोडीन, ब्रोमीन का भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो इनमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है, तो ये रहेगा आपका सी आंसर, फ्लोरीन। तो 115 का सही आंसर सी रहेगा, फ्लोरीन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है, यानी हमें यहाँ पे रिएक्शन को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें जितने भी प्रकार की रिएक्शन होती है उन सारी, कम से कम 6 से 7 प्रकार की रिएक्शन होती है, उन सभी प्रकार की रिएक्शनों का हमें नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा। 2HgO एस यानी सॉलिड अवस्था में है और हीट यहाँ पे ऊष्मा दी गई है,
और 2HgL लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और L का मतलब ये लिक्विड है, और O2 वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। 117 नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रिया ZnO प्लस कार्बन, ठीक है, तो इसमें ZnCO में कार्बन निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है। तो ये जो कार्बन होता है वो अपचायक के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? अपचायक के रूप में काम करता है। ये रिएक्शन याद कर देना आप, ठीक है। देखो ZnO है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई तो जिंक अलग हो गया, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में अलग निकला। ये इसमें से कार्बन किस रूप में काम करता है? तो कार्बन होता है वो अपचायक के रूप में काम करता है। 117 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। देन इसके बाद में यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 118 नंबर का क्वेश्चन होगा, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे सही उत्तर के चयन की बात की गई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्षारक है, ये बेस के रूप में काम करता है। इसके बाद में दे रखा है आपका, ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड तो क्षीण अम्ल हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रबल अम्ल हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक 119 नंबर का क्वेश्चन है अपने, एम्फोटरिक यानी उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो उभयधर्मी पदार्थ होता है जो कि अम्ल और क्षार दोनों के गुण दर्शा सकता है, अर्थात वो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है या दोनों के गुण दर्शा सकता है। 119 का सही आंसर सी रहेगा। 120 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाएगा? इसे एसिड, तेजाब या अम्ल माना जाएगा। देखो यहाँ पे pH स्केल की बात करें अपन, तो pH स्केल में देखो यहाँ पे 7 होता है और 7 को उदासीन माना जाता है, और 1 से 7 के बीच में होता है उसको एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड। और 7 से 14 के बीच में होता है उसको बेस कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। तो यहाँ पे 7 से कम होता है, अर्थात इस साइड पूछा गया है तो इस साइड एसिड या अम्ल या तेजाब माना जाता है, और 7 को उदासीन माना जाता है, और 7 से 14 तक होता है उसको क्षार या बेस माना जाता है। 121 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का pH मान 5.5 या कम। देखो एग्जैक्ट वैल्यू ये रही अम्ल वर्षा की, 4.5 से 5.5 जो pH का मान होता है उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। यानी इसके बीच में जो पानी का अगर pH इतना है, पानी का औसत मतलब एक pH होता है वो 7 होता है उदासीन, लेकिन 4.5 से 5.5 के बीच में अगर पानी का pH मिलता है अर्थात उसको क्या माना गया है? अम्ल वर्षा माना गया है। इसके बाद में 122 नंबर का क्वेश्चन है, बहुअशुद्ध जल के एक नमूने का pH कितना होता है? तो वो होता है आपका, देखो ये सी तो गलत है, 7 के निकट होता है। कितने के निकट? 7 के निकट होता है। बहुअशुद्ध जल के एक नमूने का pH मान, यानी एक अशुद्ध जल का pH कितना होता है? तो वो 7 होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मानव रक्त के pH का अनुमानित मान क्या है? यानी जो मानव का ब्लड है उसका pH मान कितना है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। तो यहाँ से 123 का सही आंसर ए होगा, 7.4 हो जाएगा। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? जलीय घोल में तो देखो ट्राईमिथाइलाइन नहीं होता है, अमोनिया और एथिलेमाइल। तो यहाँ पे जो डाई एथिलेमाइल होता है वो ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है, ज़्यादा प्रबल क्षारक के रूप में काम करता है। तो जलीय घोल में कौन सा अधिक प्रबल क्षारक है? तो देखो एथिलेमाइल तो होता है लेकिन ट्राई नहीं होता है, डाई एथिलेमाइल ज़्यादा प्रबल होता है। तो 124 का सही आंसर डी रहेगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है अपने,
निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? यह हमें क्षारकता याद करनी पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्षारकता के अंक निकालना आना चाहिए। तो क्षारकता 3 है तो ऑप्शन सी हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल में। किस में हो जाएगा? 125 का सी आंसर होगा। फास्फोरिक अम्ल में जो क्षारकता है वो कितनी है? 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल विद्युत अपघट्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो देखो, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विद्युत अपघट्य में इतने ज़्यादा प्रबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक प्रबल विद्युत H2SO4 भी एक प्रबल विद्युत अपघट्य ही है। ठीक है, H2SO4 भी विद्युत अपघट्य माना जाता है, एक अच्छा विद्युत अपघट्य है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है ये एक ऑप्शन के आधार पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल विद्युत अपघट्य रहेगा। 127 नंबर का क्वेश्चन है, दूध यानी मिल्क एक है, पायस का उदाहरण है, निलंबन का, फोम का या जेल का? तो देखो, फोम और जेल तो हो ही नहीं रह सकता, निलंबन और पायस रहा। तो इसकी बात करें तो जो मिल्क होता है वो पायस का एग्जाम्पल है, पायस का उदाहरण होता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अमिश्रणीय एमल्सिव कहते हैं। अमिश्रणीय पदार्थ, देखो भाई, जब घुल नहीं रहे हैं, जब उनका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है अर्थात मिश्रण ही नहीं होते, तो ऐसे पदार्थों को क्या करेंगे? अमिश्रणीय पदार्थ। ये अभी मिश्रणीय नहीं है, यहाँ पे अगर सही आंसर देखें तो अमिश्रणीय पदार्थ कहा जाता है। 129 नंबर का क्वेश्चन है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश डैश है, क्या है? घुला हुआ पदार्थ। शक्कर के घोल की बात कर रहा है तो पानी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, पानी कितना, मान लो 500 ml पानी है। कितना है? 500 ml पानी है और 50 ml या 100 ml इसमें चीनी मिलाई है, तो घुला हुआ पदार्थ क्या हो गया? चीनी हो गया। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन का जो कोलाइड है वो कब बनता है? जब प्रोटीन पानी में छितर जाता है, जब पानी में वसा छितर जाती है, जब वसा की गुलिकाएँ पानी में छितर जाती है, जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। देख, मक्खन की बात कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट तो आएगा नहीं, डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अगर बात करें तो 130 का सही आंसर सी है, जब वसा की गुलिकाएँ पानी में छितर जाते हैं तो कोलाइड बन जाता है। 131 नंबर का क्वेश्चन है, स्मोक किसका संयोजन है? जो स्मोक होता है, कोहरा मतलब ये धुआं और कोहरा। ठीक है, स्मोक मुख्य रूप से धुआं और जो, देखो यहाँ पे देखें अपन, देखो हवा तो ठीक है, देखें यहाँ पे हवा नहीं हो सकता है, आग नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद पानी, धुआं अपन मान सकते हैं लेकिन पानी इतना ज़्यादा थोड़ी होता है, वो हल्की हल्की ओस होती है उसमें। तो हम इसमें एकदम सही आंसर 131 का देखें तो डी होगा, धुआं और कोहरा दोनों मिल जाते हैं तो इसे स्मोक कहा जाता है। 132 नंबर का क्वेश्चन है, एक गोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? यानी कोलाइडी विलयन क्या है? तो द्रव में द्रव का जो विलयन होता है उसको कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन इस तरह से इसमें पूछा गया है कि कोलाइडी विलयन होता क्या है? तो ये होता है, यानी कोलाइडियल जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड एंड लिक्विड में, यानी द्रव में जो विलयन होता है कोलाइडी विलयन कहलाता है। 133 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? देखो, बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, आवोगाद्रो का नियम गैस से संबंधित, चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित, लेकिन जूल का नियम गैस से संबंधित थोड़ी था। ठीक है, जूल का नियम तो गैस से संबंधित नहीं था। देखो यहाँ याद करना, 3 ऑप्शन हमें और मिल गए, बॉयल का नियम, आवोगाद्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, तीनों नियम गैस के हैं। गैस के संबंध में इन्होंने अपनी अपनी समीकरण दी थी, लेकिन जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं होता है। 133 का सही ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? चार्ल्स ने जो गैस के संबंध में नियम दी थी तो वो आपका होता है V प्रोपोर्शनल T। ठीक है, क्या होता है? V प्रोपोर्शनल T होता है। यहाँ पे 134 का सही ऑप्शन सी होगा, V प्रोपोर्शनल T किसका नियम है? चार्ल्स नियम की समीकरण है ये। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका 135 नंबर का क्वेश्चन है, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में
अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। नियम को वापस पढ़ें। देखो, समान ताप और समान दाब पर, समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन, सारी चीज़ें अगर आपको समान समान मिले इसका मतलब समझ लेना वो अवोगाद्रो का नियम है। देखो, तापमान समान है, दाब समान है, गैसों का आयतन भी समान है, अणुओं की संख्या भी बराबर होती है यानी समान है। अगर आपको इस प्रकार को कोई नियम मिले जिसमें सारी बातें समान समान लिखी गई है तो सीधा फंडा याद रखना अवोगाद्रो का नियम है। किसका है वो? अवोगाद्रो का नियम कहलाता है। 136 का नियम है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डैश डैश होता है। क्या होता है? उसके वाष्प दाब से दुगुना होता है। क्या होता है? उसके वाष्प दाब से दुगुना होगा। कोई भी गैस है उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब से दुगुना होता है। 137 नंबर का क्वेश्चन है, परम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। परम शून्य ताप को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? देखो, वह तापमान जिस पर सब आणविक गतियाँ बंद हो जाती है उसे परम शून्य तापमान कहा जाता है। कितना कहा जाता है? परम शून्य तापमान कहा जाता है। और परम शून्य तापमान हमेशा केल्विन में आएगा। किस में आएगा? केल्विन में आएगा। सबसे नीचे तापमान केल्विन में आ जाता है। तो परम शून्य तापमान किस में परिभाषित कर सकते हैं अपन? केल्विन में परिभाषित कर सकते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में, देखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या अभिक्रिया, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी। देखो, ऊष्मा अवशोषण तो ऊष्मा शोषी, शोषी यानी शोषण करना, किसका? ऊष्मा का। तो नाम से स्पष्ट है। क्षेपी यानी मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करना, ऊर्जा को एमिट करना, ऊर्जा रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करना, तो ऊष्माक्षेपी कहलाता है। देखो 138 क्वेश्चन का सही आंसर डी रहेगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा एब्जॉर्प्शन की जाती है एनर्जी की, ऊष्मा शोषी क्रिया कहलाती है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया यानी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? देखो, ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब क्या है? अवशोषण। क्या हो रहा है? अवशोषण। किसका? ऊर्जा का अवशोषण करने की बात कर रहा है। अगर ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, क्या कर रहा है? ऊर्जा का अवशोषण, तो अपन बात कर रहे हैं, देखो, दहन प्रक्रिया, तो इसमें तो ऊर्जा निकलती है गैस के रूप में, जो आग निकलती है लपटें। विस्थापन प्रक्रिया, इसमें भी ऊर्जा निकलती है। इसके बाद संयोजन प्रक्रिया, तो दो चीज़ें जुड़ती है, संयोजन होता है, तब भी एनर्जी निकलती है। लेकिन अपघटन प्रक्रिया में हमेशा ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो ऊष्मा शोषी होती है। तो अपघटन, तो 139 का सही आंसर बी रहेगा। अपघटन प्रक्रिया कैसी होती है? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, यानी 140, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश का अपघटन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो ये बर्जेलियस ने की थी। किसने की थी? बर्जेलियस ने की थी। क्वेश्चन को एक बार देखो, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग रासायनिक प्रतीक, जिस तरह से यानी हाइड्रोजन को H लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, नाइट्रोजन को N लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, तो ये प्रतीक सिंबल किसने दिए थे? ये विधि तैयार किसने की थी? ये विधि की थी बर्जेलियस ने। ठीक है, C इसका सही आंसर हो जाएगा। 142 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सत्य नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखें, यह तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेतन है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो कार्बन पूरा थोड़ी लिखते हैं अपन। केमिस्ट्री की भाषा में यदि आपने C लिख दिया, इसका मतलब कार्बन समझ जाएंगे। अगर आपने क्लोरीन लिखना है तो क्लोरीन पूरा थोड़ी लिखेंगे अपन, Cl लिख देंगे, क्लोरीन समझ जाएंगे। तो ये शॉर्ट हैंड है। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों की है, तो बिल्कुल सही। जिस तरह कार्बन को 1 लिखते हैं, हाइड्रोजन को 1 लिखते हैं, लेकिन Cl को Cl के रूप में, फिर सोडियम को N और A के रूप में, तो 2 प्रतीक चिन्ह होते हैं।
क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक चिन्ह Cl है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। लेकिन ये जेम्स चैडविक और थॉमसन द्वारा प्रस्तावित थी, ये बिल्कुल गलत है, ये तो अभी हमने पढ़ा था, बर्जेलिस ने दी थी। ये संकेतक विधि किसने दी थी? बर्जेलिस के द्वारा की गई थी। 143 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ओरम कहा जाता है, ओरम का मतलब होता है सोना, क्या होता है? एयू को क्या कहा जाता है? ओरम कहा जाता है। केमिस्ट्री की भाषा में, मतलब साइंस की भाषा में एयू गोल्ड को क्या कहा जाता है? ओरम कहा जाता है। और चांदी को क्या कहा जाता है? एजी अर्जेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जेंटम कहा जाता है। 144 नंबर का क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो जो भविष्य का ईंधन है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। 145 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो 145 का सही आंसर ए होगा, हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इसमें से हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन, तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। ए ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन ईंधन की दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है। 147 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? देखो, डीजल से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, केरोसिन से भी होता है, कोयले से तो बहुत अधिक प्रदूषण होता है। लेकिन ऑप्शन 147 का देखें, सी सही है। सी में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से बहुत ही कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। किससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण? हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जल गैस किसका संयोजन है? तो CO और H2O, ठीक है, CO और H2 से जो जल गैस बनती है, ये जो गैस बनती है इसको क्या कहते हैं? H2 नहीं, H2O नहीं, सॉरी H2 है। क्या है? H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के दो अणु, इनसे जो गैस बनती है इसको जल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल गैस कहा जाता है। 149 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? कौन सा है भाप अंगार गैस? तो यहाँ पे देखें, देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है उसको भाप अंगार गैस कहते हैं, और इसे जल अंगार गैस भी, इसे जल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के दो अणु मिलते हैं, इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं और जल गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 150 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, H2O2 का प्रयोग किया जाता है। तो 150 का सही आंसर डी होगा, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट में ईंधन के रूप में। 151 नंबर का क्वेश्चन है, LPG एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें मिश्रण होता है, ये RS प्रीम अभी 2021 में आ चुका है, ठीक है। LPG का मुख्य घटक कौन सा होता है? RS प्रीम में 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, LPG का मुख्य घटक पूछा गया था उसमें। तो प्रोपेन और ब्यूटेन, LPG में क्या होता है? देखो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अगर LPG का फुल फॉर्म देखें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य रूप से घटक होते हैं। तो 151 का सही आंसर सी होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसके बाद में 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो LPG का उपयोग करते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या हो जाता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो ये आपकी हो जाती है सी ऑप्शन सही होगा, ये खाना पकाने के लिए। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये CNG होता है, द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG गैस को कहा जाता है। 153 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण ए दिया गया है। देखो, अभिकथन ए है,
घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है कि एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो बिल्कुल सही बात है, गैस अगर हल्की सी भी लीकेज होती है तो गंध आ ही जाती है। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की उचित व्याख्या भी करता है। 153 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। डैश 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 की उपस्थिति के कारण, यानी ये खाली स्थान है, की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का हमें पता चलता है। तो सल्फर यौगिक, यानी जो गैस होती है एलपीजी गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है उसमें सल्फर यौगिक रहता है। और इस सल्फर यौगिक, जैसे ही गैस लीकेज हुई तो सल्फर यौगिक हमें स्मेल यानी गंध आती है, सल्फर यौगिक की स्मेल आती है, जिससे हमें पता चल जाता है गैस सिलेंडर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो 154 का सही आंसर सी होगा। क्या होता है उसमें? सल्फर यौगिक होता है। 155 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें मिलान करना है। देखो यहाँ पे तो ईंधन की गैसें दे रखी है, जैसे सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, जल गैस, और यहाँ पे इनके प्रमुख घटक दे रखे हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आरएस और आईएएस एग्ज़ाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे सीएनजी है तो सीएनजी हो जाएगा मीथेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। सीएनजी के घटक तीनों याद रखना, मीथेन है, इथेन है और ब्यूटेन। ये किसके घटक हैं? ये सीएनजी के। एलपीजी के अभी मैंने बताए थे, ब्यूटेन और प्रोपेन किसके घटक होते हैं? तो एलपीजी के घटक होते हैं। तो ए सीएनजी में मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, और ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में। इसके बाद कोल गैस, तो जिसमें हाइड्रोजन CH4 मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये होते हैं, उसको कोल गैस कहा जाता है। कोल गैस का सूत्र बड़ा है, याद रखना, हाइड्रोजन है, CH4 मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 अवयव हैं, 3 चीज़ें मिलती है तो कोल गैस बनती है। जल गैस अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे जल गैस कहा जाता है। 156 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है? क्या नहीं होता है भाई? इसमें इथेन होती है, ब्यूटेन होती है, मीथेन होती है, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं होती है, CNG में CO2 नहीं होती है, ठीक है। उसमें ब्यूटेन भी होती है, मीथेन भी होती है और इथेन भी होती है, ठीक है। यहाँ पे CO2 नहीं होती है। 157 नंबर का क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोगी होती है? तो सीधा फंडा याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन गैस, यानी जो गोबर गैस प्रणाली, बायोगैस प्रणाली बोले या गोबर गैस प्रणाली बोले, उसके तहत जो गैस निकलती है अपने देखो अभी तो ये यहाँ पे कुछ भागों में अभी भी गोबर गैस प्रणाली चल रही है। गोबर से गैस बनाई जाती है, ऊपर एक पाइप लगा दी जाती थी और पाइपलाइन के थ्रू घरों में वो गैस आती थी। यानी गोबर होता था, वो सड़ के कौन सी गैस उत्पन्न करता? मीथेन गैस देता था, CH4 गैस उत्पन्न करता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तभी मैंने बताया था गोबर गैस। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। 159 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो CB देसाई ने। किसने किया था? CB देसाई ने। तो 159 का सही आंसर सी हो जाएगा। CB देसाई ने गोबर गैस प्रणाली या बायोगैस प्रणाली का आविष्कार किया। और कौन सी गैस? तो CH4 मीथेन गैस निकलती है, जिसमें खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इस गैस का। न्यूलैंड्स मेंडलीफ मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश डैश का विकास किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो विषय वस्तु इसका, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो न्यूलैंड्स है, मेंडलीफ है, मेयर, इन नामक वैज्ञानिकों ने जो आवर्त सारणी बनाई केमिस्ट्री में 118 तत्व या 117 तत्व इन्होंने जो स्थान दिया है, उनकी विषय वस्तु को इन्होंने तैयार किया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 161 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कार किसने किया था? यानी मेंडलीफ ने। किसके किया?
मेंडलीफ ने किया था। देखो यहाँ पे फेराडे तो होगा नहीं, फेराडे ने विद्युत अपघट्य के 2 नियम दिए हैं, न्यूटन ने गति के नियम दिए, नील्स बोर ने तो हाइड्रोजन की त्रिज्या बताई थी, नील्स बोर ने त्रिज्या ज्ञात करने के नियम दिए थे। लेकिन यहाँ पे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेंडलीफ पहले थे और हेनरी मोजले दूसरे वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, न्यूलैंड्स का थोड़ा बहुत संबंध है, लेकिन यहाँ पे जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट तो महत्व रखते हैं वो 2 वैज्ञानिक हैं। एक तो मेंडलीफ सर्वाधिक माना जाता है, पहला इनको रखा जाता है, और दूसरे नंबर पे हेनरी मोजले को रखा जाता है। तो 162 का सही आंसर सी होगा, मेंडलीफ। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो वही अभी हमने पढ़ा, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ का पूरा नाम क्या था? दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो रासायनिक जो आवर्त सारणी है उनके तत्वों के बारे में लिखा था, या इनके तत्वों को व्यवस्थित किया था उन्होंने। इसके बाद में नील्स बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यानी नील्स बोर ने जो परिकल्पनाएं दी थी, ठीक है, नील्स बोर ने तत्वों के संबंध में जो परिकल्पना दी थी, इनमें से क्या सही नहीं है पूछा गया है। ए की बात करें तो हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि बाकी सभी में 8 होते हैं। तो ये इसने सही बताया था। ठीक है, इसके बाद समूह 3 से 12 तक के तत्वों को पारगमन तत्व कहते हैं। समूह 3 से 12 तक के जो तत्व आते हैं लगातार, उनको क्या कहते हैं? पारगमन तत्व कहते हैं। तो बी भी सही है और ए भी सही है। डी को देख लेते हैं। वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहते हैं, कहा जाता है। ये एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। तो डी भी सही है, ए बी और डी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, अणु संख्या 57 से 70 होती है, उन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा सी, क्योंकि 57 से चालू तो होता है लेकिन 70 पे ख़त्म नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बात करें तो सही नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 164 का सी, ये सही नहीं रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, मतलब आवर्तक कितने और समूह कितने हैं? तो 165 का सही आंसर है बी, 18 तो समूह हैं और 7 आवर्त हैं। कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व और सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखो यहाँ पे पूछा गया है कि तीसरी अवधि का, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व, यानी जिनमें पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो कौन आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। और सबसे ऋणात्मक तो कौन आ जाएगा? क्लोरीन, Cl-2 आ जाएगा, या Cl- भी हो सकता है। तो ये यहाँ से हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन। क्या हो जाएगा? सोडियम और क्लोरीन। तीसरी अवधि का पूछा गया है। 167 की बात कर लेते हैं। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? क्लोरीन की। किसकी होती है? देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी परमाणु के, मेरी परिभाषा को सुनना, मैं परिभाषा बता रहा हूँ, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो अंतिम कक्षा होती है, जिसको संयोजी कोश कहते हैं, जिनको संयोजकता कोश कहते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, और पूरी ऑप्शन नहीं, पूरी आवर्त सारणी की भी बात करें, इन ऑप्शन में तो क्लोरीन सही है, लेकिन पूरी आवर्त सारणी में भी उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जो ताकत रखती है या एफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, वो क्लोरीन की ही होती है। 168 है। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो किस सबसे बड़ा व्यास है? देखो यहाँ पे पर एफ होता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, कितना? 35, और आयोडीन 53। आयोडीन कितना है? 53। तो कौन सा बड़ा होगा? आयोडीन ऑफकोर्स बड़ा होगा। इसके लिए हमें
एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए। ये 9 पे होता है, ये 17 पे, ये 35 पे, ये 53 पे, तो ए बड़ा हो जाएगा 168 का। ए ऑप्शन सही होगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो 3 पे तो लिथियम, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके इस तरह से फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है। तो सारी चीज़ें आपको 1 से 30 तक तो जनरली याद ही होने चाहिए, हाइड्रोजन से लेके Zn 30 तक। तो लिथियम पे 3 होगा, 3 लिथियम हो जाएगा। 170 की बात कर लेते हैं। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो यानी आवर्त सारणी में ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि सबसे कम रिएक्शन को दर्शाते हैं? ठीक है, अपन बात करें तो क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय भू धातु, तो ये भी क्रियाशीलता दर्शाते हैं, ये भी क्रियाशीलता। और संक्रमण धातु तो बहुत ही क्रियाशीलता दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम क्रियाशीलता की बात की गई है, तो उत्कृष्ट गैसें, जिसे हम नोबल गैसें भी कहते हैं, अक्रिय गैसें भी कहते हैं, इनको 0 वर्ग में, 0 वर्ग में, 0 वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो विद्युत ऋणता होती है वो 0 होता है, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं न किसी से देते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता भी 0 होती है। ठीक है, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 171 नंबर का क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं का गुण कैसा होता है? तो क्षारीय धातु होते हैं कमरे के तापमान अति स्थिर होती है, अति अस्थिर होती है, बाष्पीकृत होती है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्राप्त करती है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। तो देखो एसिड होता है, मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन के बेस पे। एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की सोचते हैं, एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करते हैं। और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करते हैं? त्यागने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्या त्यागने वाला ऑप्शन मिला हमें? डी ऑप्शन रहेगा। इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं या इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एसिड या अम्ल हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि क्षार बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने का काम करते हैं, उन्हें छोड़ने का काम करते हैं। 172 नंबर का क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत का वहन करती है। धातु विद्युत का वहन करती है किस कारण? देखो अगर यहाँ पे धातु आई तो धातु क्या है? ठोस। और ठोस में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो भी ठोस होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी जो भी ठोस वस्तु है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, वहन करेगा। 172 का सी ऑप्शन होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत धारा का वहन करती हैं। अगर यहाँ पे लिक्विड पूछ लेता सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? धन आयन और ऋण आयन, ये आयन होने चाहिए तो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में यानी पीरियड्स में या पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चलते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? तो बाएं से दाएं चलते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। ठीक है, बाएं से याद रखना, यहाँ से इस ओर बोल रहा है, यहाँ से इस ओर, तो बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो 173 का सही आंसर हो जाएगा बी। 174 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा आना चाहिए। हमें इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा का पूरा भरना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, देखो 1s से चालू होता है, 1s है, 2s है, 2p है, फिर 3s, 3p, फिर 3d, 4s, तो ये कहाँ तक चले जाता है? 7s तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 7s तक जाता है। तो हमें इसके लिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन करने से कोई सेंस नहीं है, सीधा आ गया है। ठीक है, फिर भी याद रखें इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं होता है। ठीक है, जब आप भरोगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो आप जनरल साइंस में अगर केमिस्ट्री नॉर्मल ये पढ़ते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको सीखना ही है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी सीखनी है, यानी बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसके बाद बढ़ते हम लेंथेनम। लेंथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 57। कितनी होती है? डी ऑप्शन सही होगा। लेंथेनम की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या क्या है? तो 57 होता है।
तो 175 का अपना सही आंसर डी रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 176 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 176 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। यानी जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे, इन 4 एग्जाम्पल में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। यहाँ मैं बता दूँ आपको, जो ये डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, गैलियम। ये जो होता है जी ए गैलियम का प्रतीक का चिन्ह है। तो ये गैलियम का ये बोरॉन फैमिली का होता है, जिसे ट्रिक होगी कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से जब आप पढ़ते हो तो जो गैलियम होता है हमेशा इस रूप में होता है, जी और जी ए, यानी जी ए जी ये गैलियम 2 की फॉर्म में होता है। जब 2 की फॉर्म होता है तो ये बीच वाला बंद होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, ये इजीली टूट जाता है। तो इन एग्जाम्पल की कंपैरिजन में गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है, क्योंकि अगर कोई कारण पूछे तो ये क्या होता है, गैलियम +2 की फॉर्म में उपस्थित होता है, जिससे इनके बीच में जो बंद होता है कमज़ोर होता है, इजीली टूट जाएगा, तो गलनांक ही निम्न होगा। इसके बाद में 177 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है केरोसिन तेल में, यानी केरोसिन में, ठीक है। आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा कि जो भी सोडियम का टुकड़ा होता है या जो सोडियम होता है, उसको जो केरोसिन होता है उसके एक डिब्बी में केरोसिन में डाल के रखा जाता है पैकिंग, क्योंकि इसको जैसे सोडियम को बाहर निकाला जाता है तो ये हवा के साथ में रिएक्शन करके, वायु के साथ में रिएक्शन करके और वायुमंडल में उपस्थित नमी, इन दोनों के साथ में रिएक्शन करके अपने आप आग लगा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं पता है तो एक सोडियम का टुकड़ा लेना और थोड़ा बहुत उस पर पानी डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही सोडियम पे पानी डालोगे तो उस पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या करेगा, वो आग जला लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 हो जाएगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया था। यानी जो पीले कलर के, देखो अभी तो वैसे एलईडी आ गई, वाइट कलर के एलईडी बल्ब लगा रहे हैं, लेकिन ये 2016 का क्वेश्चन है, अभी तो 2022 चल रहा है, तो 5 साल पहले की बात चल रही है। तो तब जो पीले लैंप थे उनमें सोडियम भरी जाती थी। कौन सी गैस थी, सोडियम गैस भरी जाती थी। 179 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी आम तौर पर वॉशिंग सोडे के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जो वॉशिंग सोडे का सूत्र पूछा गया है। तो वॉशिंग सोडे का जो सूत्र होता है वो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बता दूं मैं, Na2CO3.10H2O, यह पूरा सूत्र होता है इसका। देखो Na2CO3.10H2O किसका सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को सामान्य भाषा में वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार के सूत्र कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट किसका पूछा गया है, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, धोने का सोडा। 181 नंबर का क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है सोडे के रूप में, क्या, लाइम, ग्लास, क्वार्ट्ज या सोडा। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा कहा जाता है। तो 181 का सही आंसर बी हो जाएगा, सोडा। 182 नंबर का क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल डैश डैश के लिए किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है। तो कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। यानी जो धोने का सोडा है, जो वॉशिंग सोडा है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करने के लिए या उसको नरम करने के लिए उपयोग किया जाता है। 182 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 183 नंबर, धोने के सोडे का सूत्र, हम वही वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा या आपका सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। सूत्र याद रखना, Na2CO3 यानी कैल्शियम का सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ठीक है। ये पूरा सूत्र याद रखना, किसका सूत्र है, धोने का सोडे का या सोडे का सूत्र है या वॉशिंग सोडे का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में देखो 84 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे क्या आ गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया है। सोडियम कार्बोनेट होता है तो देखो बाइकार्बोनेट मतलब बीच में एच लगा दिया है, क्या कर दिया है, बीच में एच लगा दिया है। तो बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है, NaHCO3। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और केमिस्ट्री में या रसायन मतलब साइंस की भाषा में इसका नाम क्या है, तो इसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर देखो मैं बताता हूँ, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जो आपके खाने का सोडा होता है उसको यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देते तो जो हाइड्रोजन होती है ये गैस निकल जाती है, और हाइड्रोजन गैस निकली तो क्या बचा, NaCO3। तो सोडियम कार्बोनेट बना। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट बना इसका मतलब ये जहरीला सोडा हो जाता जो कपड़े धोने वाला होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है NaHCO3 खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं, नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 185 नंबर का क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। अभी हमने पढ़ा था, सूत्र क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, और बेकिंग सोडा होता है और खाने का सोडा कहलाता है। यह क्वेश्चन पुनः घुमा के आ गया, खाने का सोडा किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार के RS प्री में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार ये देखो, गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है। तो ये CO2 गैस उत्पन्न करने के लिए। गूथे हुए आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है, तो CO2 गैस उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है। तो 187 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। 188 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो मैंने बताया था अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में, अगर जो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें NaHCO3 होता है, इसको अगर बहुत ज़्यादा अपन गर्म कर देते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तन हो जाता है, तो धोने के सोडे में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 188 का ए, सोडियम कार्बोनेट। 189 क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग लिए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम है, यानी हाइपो सॉल्यूशन कैंसर। फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल उपयोग किया जाता है, सिंपली ये पूछा गया है फोटोग्राफी में कौन सा सॉल्यूशन है, तो सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा उपयोगी है, सोडियम थायोसल्फेट। देखो हाइपो सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपो का रासायनिक नाम कौन सा है। 189 का क्वेश्चन आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है, ये ऑप्शन सही है इसका। 190 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस सोडियम थायोसल्फेट का जो इसको हम हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलेज सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। 190 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो फोटोग्राफी में ऑप्शन अभी हमने देखा था, तो बी हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का। आप इतना फंडा याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन कहलाता है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। 191 का सही आंसर क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद 192 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोटोग्राफी में स्थायी कारक यानी फिक्सर, ठीक है, स्थायी कारक के रूप में और विकासक यानी डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है। तो फोटोग्राफी की बात आई, फिर अपन कौन सा हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। किसका उपयोग हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। क्या काम करता है, एक तो फिक्सर के रूप में स्थायी कारक के रूप में काम करता है, और विकासक डेवलपर के रूप में भी काम करता है। कौन, सोडियम थायोसल्फेट। किस में, फोटोग्राफी में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, कार चलाने
कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु का थैला एयर बैग में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान कारों में एयर बैग ज़्यादा लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट से खतरा होता है। जो एयर बैग लगाए जाते हैं उसमें कौन सा केमिकल होता है? तो सोडियम एंजाइड होता है। कौन सा होता है? सोडियम एंजाइड। यानी कार के जो एयर बैग होता है उस एयर बैग में क्या होता है? सोडियम एंजाइड होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। 194 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज है? भाई यानी NaCl की बात कर रहा है। ये सिंपली किसकी बात कर रहा है? NaCl यानी नमक। और नमक को हम टेबल पे रखते हैं इसलिए टेबल नमक बोल दिया। तो नमक किस रूप में प्राप्त होता है? हेलाइड के रूप में, यानी अयस्क या खनिज होता है, हेलाइड के रूप में प्राप्त होता है। जो नमक होते हैं सामान्य किस रूप में प्राप्त होते हैं? हेलाइड के रूप में। 194 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। NaCl किसका रासायनिक सूत्र अभी बताया था? NaCl का मतलब होता है नमक। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। कौन सा बंध है? इस NaCl में आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध? आयनिक बंध होता है। 196 नंबर क्वेश्चन की बात करें, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड। अभी बताया था मैंने आपको, NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसमें रासायनिक बंध होता है, इसमें आपका आयनिक बंध होता है और इसको टेबल नमक भी कहते हैं। 157 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चिली साल्टपीटर, चिली सीरा या चिली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम नाइट्रेट का नाम है। किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? NaNO3 है, जिसको हम क्या कहते हैं? चिली साल्टपीटर या चिली सीरा कहते हैं। 157 का सही आंसर बी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद में 158 नंबर का क्वेश्चन है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये सूत्र याद रखना। इस प्रकार के सूत्र किसी न किसी एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो कास्टिक सोडे का क्या नाम हो जाएगा? NaOH। कास्टिक सोडे का हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका सूत्र होता है। 199 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 199, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? यानी ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। देखो, सोडियम, सीजियम और लिथियम ये तीनों बनाते हैं। सोडियम है, सीजियम और लिथियम ये सभी बनाते हैं, लेकिन पोटेशियम नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? पोटेशियम नहीं बनाता है, ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। और आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश डैश के उत्पादन में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? उर्वरक के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आज जो अपना पार्ट नंबर दूसरा था और आपकी क्लास दूसरी थी, उसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन को फिर से पुनः कवर किया है। इस प्रकार हमें 2 क्लास में 200 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल हमें 800 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये इस प्रकार से रेड टिक इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब ये बुक मैंने ली थी, इस बुक को मैंने कितनी बार 10 से 12 बार कम्प्लीटली पढ़ लिया है इस बुक को, इसलिए बार बार मैंने टिक कर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से लगभग ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है, मतलब इनके आंसर है वो कई बार देखे हुए मैंने, तब जाके टिक किया है, तो बिल्कुल सही है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर भी आप ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक इस चैनल को यानी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।